स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं गुप्त काल के एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हम इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इसके जिससे कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो और आपको टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आने वाले एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़िए, सुनिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले ऑनलाइन एग्जाम्स जो हुए थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें अजंता जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है, उनके बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है या कौन सा सही नहीं है। वे महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में है। वे बौद्ध कला से सज्जित है, ये भी बिल्कुल सही है, बौद्ध कला से सज्जित है वो। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, ये भी सही है। प्राचीन भारत में जो तकनीकें प्रयोग में आई थी उन्हें दर्शाती हैं। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये गलत है क्योंकि उसमें फूल पत्तियों के भी चित्र है, तो इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट है मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कालिदास की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी की भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है और भी दूसरे एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरन शिलालेख, पुलकेशिन सेकंड का एहोल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो जो भानुगुप्त का एरन शिलालेख है इसके अंदर सबसे पुराना जिक्र मिलता है किसका? सती प्रथा का। तो चलिए अब ऑफलाइन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। पहला है मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? लोहे का है लेकिन जंग रहित पहला जो था, मतलब मेहरौली में जो है जंग रहित लोह स्तंभ है वो किसने स्थापित किया था? गुप्त ने किया था। यहाँ पे ये जो है वंशावली दे रखी है, मौर्य वंश ने किया था, सातवाहन वंश ने किया था, कुषाण वंश ने किया था, गुप्त ने किया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुप्त वंश। ये एसएससी ग्रेड सी ग्रेड डी एग्जाम में पूछा गया है 2012 में। इसका हम डिस्कस कर लेते हैं क्या इसकी व्याख्या की गई है, जिससे और भी आपको समझने में आसानी होगी। मेहरौली का लोह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्त कालीन धातु विज्ञान मेटलर्जी जिसे हम कहते हैं के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। तो आ गया होगा आपको समझ में, जो मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ है वो किसने स्थापित किया था? गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो गुप्त राजा थे, इतना याद रखना। कई बार इन्हें हम चंद्रगुप्त मौर्य किसी के भी समकालीन मान लेते हैं या फिर दोनों को एक ही समझ लेते हैं कई स्टूडेंट, तो ये दोनों अलग अलग है। चंद्रगुप्त द्वितीय है वो गुप्त राजा थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है और इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनका जो काल था वो गुप्त काल का स्वर्ण युग काल माना जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? मतलब इनके नाम पूछे गए हैं कि अभी अभी हमने पढ़ा था विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और
इससे पहले भी 2006 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है याद रखने की दृष्टि से, और एग्जाम में आने की इसकी बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, क्या कहते थे? रुपयक कहते थे। गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उन्हें हम रुपयक कहते थे। ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। सोने के सिक्के का लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि उनको क्या कहते थे, तो उनको दिनार कहते थे, और जो चांदी के सिक्के होते थे उनको रुपयक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशीर्ण निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो वो जो थे समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ये मैच द फॉलोइंग में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और वैसे क्वेश्चन फॉर्म में भी आ रखा है। समुद्रगुप्त के जो थे, जो राजकवि थे, वो कौन थे? हरिशीर्ण थे। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। हरिशीर्ण समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिशीर्ण ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन्होंने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता था। किसे? समुद्रगुप्त को खुद कविराज भी कहा जाता था, क्योंकि कविताएं भी लिखते थे, और अश्वमेध कर्ता की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो इतना आपके लिए जानना इनके लिए बहुत जरूरी है। आगे है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। यह एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2013 का प्रश्न है। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, हूणों द्वारा। जो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार था, वो हूणों के द्वारा रोम पर आक्रमण के साथ ही समाप्त हो गया था। ये एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त जो थे, उनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। कैसे पता? इसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा 2011 का प्रश्न है। इसकी व्याख्या में समझ सकते हैं आप कि कैसे उनका प्रेम दिखता था उसकी में। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। क्योंकि वो संगीत प्रेमी थे, इसलिए उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो आ गया होगा अब आपको समझ में कि ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, थोड़ी देर पहले भी आया था ये क्वेश्चन। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 में भी पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 से 375 ईस्वी के बीच कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसने दी है? विंसेंट स्मिथ ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? ये वही क्वेश्चन है, पर पूछने का पैटर्न बदल गया है। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में भी पूछा गया है, 2010 में भी पूछा गया है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी में, और इससे पहले भी 2006 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। और इतनी बार ये क्वेश्चन आ गया है कि अब तो आपको रट गया होगा कि विंसेंट स्मिथ ने संज्ञा दी थी, और किसे दी थी? समुद्रगुप्त को दी थी। क्या संज्ञा दी थी? भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त काल से
तो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए गए गुप्त काल में। और गुप्त काल का स्वर्ण युग किनके शासनकाल में हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से याद होगा कि स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा गया था, गुप्त काल का। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई। स्वर्ण जो सोने के सिक्के थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, उन्हें क्या कहा गया? दिनार कहा गया। और जो चांदी के सिक्के थे उन्हें हमने रुपया कहा था। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती है। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय में होता था उतना अब नहीं रहा। मतलब समुद्रगुप्त के गुप्त कालों में नहीं रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया? जो गुप्त संवत है वो किस वर्ष से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 319 ईस्वी से। यह एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि भी है। तो कब से स्टार्ट हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि से स्टार्ट हुआ था, 319 ईस्वी से। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने शक संवत के बारे में पढ़ा था, जो कि कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? जो इलाहाबाद का स्तंभ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रही हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। तो आ गया होगा आपको समझ में। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? जो इलाहाबाद का शिलालेख है वो किसने बनवाया था? हरिसेन ने बनवाया था। हरिसेन किसके राजकवि थे? समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, ये 10+2 एसएससी हायर सेकेंडरी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011, एसएससी सीपीओ परीक्षा 2008, इन दोनों में पूछा गया प्रश्न है ये कि फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज किसके शासनकाल के दौरान आए थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आए थे। ग्रीक थे वो, यूनानी थे। ठीक है, और फाहियान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। ठीक है, आ गया समझ में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आए थे और मेगास्थनीज किसके शासन काल के दौरान आए थे? फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ये 10+2 एसएससी हायर सेकेंडरी में पूछा गया 2014 में का क्वेश्चन है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विष्णु शर्मा। मेघदूत के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा का 2014 का क्वेश्चन है। कालिदास द्वारा किया गया है। देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे। कौन सी काल के थे ये? गुप्त काल के थे कालिदास। इनकी प्रमुख कृतियां अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। इनमें से किसी भी रचना के लेखक का नाम आपसे पूछा जा सकता है।
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे एक बार देख लीजिएगा बाद में भी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत है, चरक है, चार्वाक नहीं है और धन्वंतरी भी है। ठीक है, तो कौन चिकित्सक नहीं है? चार्वाक जो है वो चिकित्सक नहीं है। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चार्वाक। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चार्वाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे अपने भौतिकवाद दर्शन के लिए जाने जाते थे। ये भौतिकी से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? जो धन्वंतरी थे उन्होंने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था, जो कि एक गुप्तकालीन शासक थे। ठीक है, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार थे। कालिदास को आप सब जानते हैं, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु और घटकरपर। ये जो इनके मुख्य कुछ बोलते हैं प्रमुख विद्वानों के नाम है। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इन्हें याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। एसएससी का पैटर्न सेम रहता है, वो एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन को 10 बार घुमा के पूछ लेता है, जिससे वो स्टूडेंट की नॉलेज देख सके कि कितनी नॉलेज है स्टूडेंट को। नेक्स्ट है, वराहमिहिर थे। कौन थे वराहमिहिर? एक एस्ट्रोनॉट थे, एक स्पेस शटल थे, एक पावर स्टेशन थे या एक प्राचीन खगोलविद थे? तो ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। कौन थे वराहमिहिर? एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक प्राचीन खगोलविद थे। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 और 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2 साल रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे पढ़ लिया, इसे समझ लिया, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ वृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने वृहत जातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया होगा अब आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? जो अजंता की गुफाएं थी महाराष्ट्र में जो स्थित है, स्टार्टिंग में हमने उनके बारे में बात की थी, वो किनके शासनकाल में निर्मित की गई थी? गुप्त के। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का प्रश्न है और इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य 2री शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। कौन सी गुफा? 16वीं और 17वीं। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। जो 9वीं 10वीं थी वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली 2री गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता के गुफा चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म